तुम्हें क्यों इतनी जल्दी पड़ी है नफीस और अमल की शादी की? मेरा तो पूरा इरादा था ये रिश्ता ख़त्म करवाने का। फरखंदा से वादा किया था मैंने कि उसकी बेटी की शादी नफीस से करवाऊंगी मैं, लेकिन तुम्हारे कहने पर मुझे ज़बरदस्ती अर्जुमन को भी राज़ी करना पड़ा। ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ गई थी। और अब ये 1 महीने के अंदर अंदर शादी का जो नया शोशा तुमने छोड़ा है ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। आखिर चाहते क्या हो तुम? इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें उन दोनों की शादी की? निगार बेगम ने आखिर तप कर उससे पूछा तो वो जो सोफे पर आरामदेह अंदाज में बैठा था संजीदगी से सीधा हुआ। वली और अमल के चक्कर का पता है ना आपको? उसके ऐसे सवाल पर निगार एक पल को गड़बड़ा सी गई थी। हाँ पता है, किसे पता नहीं होगा भाई। खुलेआम याराना करते अगर उन्हें शर्म नहीं आ रही तो फिर लोगों को भला क्या परवाह। वो तो वही कहेंगे ना जो देखेंगे। लेकिन इस सब का इससे क्या लेना देना? बहुत उलझ कर उससे पूछा तो वो मुस्कुराता हुआ बालों में हाथ चलाने लगा। दिल को न जाने क्यों कमीनी सी मुसर्रत ने घेरा था। वली की जो हालत आने वाले दिनों में होने वाली थी, उसे सोच कर ही उसकी रग रग में गोया मस्ती सी दौड़ने लगी थी। बस आप समझें कि वली की बर्बादी शुरू हो चुकी है। निगार एक पल को उसके अंदाज पर ठिठकी थी। क्या मतलब? जिस तरह जिन की जान तोते में होती है ना, इसी तरह वली की जान अमल में है। मैं अमल को अजियत दूंगा, लेकिन तड़पेगा वली। मैं उस ज़रा जितनी लड़की को बदनामी के ना ख़त्म होने वाले सैलाब के हवाले करूँगा तो वली ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। और यही चाहता हूँ मैं कि वो ज़िंदा रहे और देखे कि हाशिम से उलझने का अंजाम क्या होता है। आप बस इस शादी की तारीख 1 महीने के अंदर अंदर करवाएं। मैं इससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता। निगार जो सांस रोके उसकी सारी हिकमत अमली सुन रही थी, लम्हों में जागी। तुम क्या करने वाले हो हाशिम? उनकी खौफजदा सी आवाज़ में बहुत अजीब सी लर्जिश थी। मैं जो करूँगा ना वो सारी दुनिया देखेगी, आप इंतज़ार करें। एक बहुत दिलचस्प सा खेल शुरू होने वाला है, बस चंद दिन सब्र कर लें आप। वो आधी अधूरी कहानी सुनाने के बाद उठ गया तो निगार लाउंज की जद में रोशनियों में बेयकीनी से बैठी रह गई। हाशिम न जाने कौन सा मौत का खेल शुरू करने जा रहा था। रात की स्याही में अजीब सी घुटन घुलने लगी थी। वो सुबह सुबह तैयार होकर डेरे पर पहुंचा तो नवाज जो उसी का इंतज़ार कर रहा था यकदम उठ खड़ा हुआ। सर आपका काम कर दिया है। ठीक है। उसका संजीदा सा चेहरा पल भर में पत्थर जैसा सख्त हो गया था। नवाज की पेशानी पर बेख्तियार पसीना फूटा। कोई कोताही तो नहीं हुई इस सब में? उसने टेबल के पीछे लगी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा तो नवाज जल्दी जल्दी बताने लगा। जी सर, कोई कोताही नहीं की है। वैसे ही हुआ है सब कुछ जैसे आपने चाहा था। लेकिन अगर इस सब की भिनक भी सरदार बाबा तक पहुंच गई ना तो बहुत बुरा होगा सर। उसने एक पल को सर्द निगाहें नवाज पर जमाई। अगर ये बात उनके कान तक पहुंची ना तो फिर तुम अपनी खैर मनाना। समझ गए ना नवाज? उसने जल्दी से थूक निगल कर इस्पात में सर हिलाया। जी जी समझ गया सर, मैं कुछ भी नहीं होगा और कुछ होना भी नहीं चाहिए। बाहर से मोहसिन को अंदर भेजो, काम है मुझे उससे। उसने हुक्म की तामील करते हुए कदम बाहर की जानिब बढ़ाए तो वली ने झुककर टेबल के दराज से एक खाकी लिफाफा निकाला। नफीस अहमद की ज़िंदगी का कच्चा चट्टा। उसने लिफाफे से बहुत से पेपर्स निकालकर सामने रखे तो उसी वक्त ऑफिस में मोहसिन दाखिल हुआ। रफ सी जीन्स और टी शर्ट पर भूरी जैकेट पहने, अपने मखसूस लापरवाह से हुलिये में। करतारपुर के सिखों की बेटी का केस देखा तुमने मोहसिन? जी देखा है मैंने। उसने पुश्त कुर्सी से टिकाई और फिर उसे देखा। क्या लगता है तुम्हें एक बड़ी सी मछली इस जाल में फंस जाएगी? मछली? मोहसिन मुस्कुराया। इस जाल में तो मगरमच्छ भी फंस सकता है वली सर। गुड। उसने उसकी मेहनत को सराहा। वो लोग इतने ताकतवर और इतने बारसूख है ना वली सर कि हमें तो बस दरमियान में पुल का काम देना है। बाकी की सारी कसर वो लोग खुद ही निकाल लेंगे। हमने बस पजल के सब टुकड़ों को जोड़ना है, फिर इंतकाम की तस्वीर खुद ब खुद सामने आ जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा। मोहसिन ने उसके बोल पर मोहर जब्त की। अच्छा एक और बात, अपना बहुत ख्याल रखना काम करते हुए। हाशिम को शक हो गया है हम पर, और अगर शक के पीछे उसे हम में से किसी की भी शक्ल नज़र आई ना तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमें उससे पहले ही उसे तबाह करना है। अब समझ गए ना?
मोहसिन ने मुस्कुराते हुए पलकें झुकाकर उसकी तसल्ली करवाई तो वली ने भी गहरा सांस लेकर सामने रखे पर्चे उलटकर देखना शुरू कर दिए। जिंदगी का एक बहुत बड़ा इम्तहान तो अभी बाकी रहता था। सुबह में सर्दी की नमी घुली थी, मगर अब पहले वाला कोहर नहीं था। ठंड आहिस्ता आहिस्ता अपना आंचल समेटने लगी थी और मौसम गर्मा की यकसी तपिश अब महसूस हो रही थी। वो बीजान के साथ किचन में बैठी नाश्ता जहर मार कर रही थी। स्याह जोड़े में मलबूस उसका पाकीज़ा सा हुस्न बहुत उदास, बहुत खफा सा लगता था। बीजान ने एक सेकंड को हाथ रोककर उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछ ही लिया, क्या हुआ है अमल? मैं देख रही हूँ कि जब से रिश्ता तय हुआ है तब से तुम बहुत गुमसुम, बहुत खामोश हो। सब ठीक है ना बेटे? रिश्ते से तो कोई मसला नहीं है ना? हाँ, कुछ था अमल के अंदाज में जो बीजान को चौंका गया था और उनके इस तरह इस्तफसार पर वो भी एकदम गोया जागी थी। नहीं, ये रिश्ता अगरचे उसकी मर्जी से नहीं हुआ था, मगर फिर भी वो अपने बाबा की दी गई ज़ुबान का पास रखेगी। यही तो एक अहद था उसका अपने आप से कि चाहे जो भी हो जाए वो कभी भी ज़मान को मायूस नहीं करेगी। ज़िंदगी के किसी पल, किसी पहर, किसी साथ में भी नहीं। तो अब फिर ये उदासी की गहरी छाप, ये लम्हा बलम्हा वजूद पर गिरती गर्द, खौफज़दा करने वाली सोचों का एक लामुतनाही सिलसिला, ये सब क्या था? नहीं, उसे अपने आप को खड़ा करना होगा, उठाना होगा, जमा करना होगा। वो बिखरने लगी है तो खुद को समेटेगी भी। हाँ, वो ये करेगी, उसे ये सब करना होगा। एक साथ सदियों के फैसले लम्हों में करती वो, जैसे एकदम ही बहुत कुछ कर लेना चाहती थी। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई थी अभी। इस ज़िंदगी को मेहनत से संवारा जा सकता है और जो किया जा सकता है उसे करना चाहिए। अगले ही पल अब वो मुस्कुरा कर बीजान को देख रही थी। कुछ नहीं बीजान, आप तो बस खामखा परेशान हो जाती हैं। देखें, ठीक ठाक तो हूँ मैं बिल्कुल, कहीं से लग रहा है कि मैं ठीक नहीं। मगर उसने इस सवाल के अगले पल ही जान लिया था कि जो भी होगा वो हकीकी खुशी से कोसों दूर होगा। उसे अदाकारी करनी पड़ेगी, एक लंबी थका देने वाली अदाकारी। अब ठीक लग रही हो, पता है। उन्होंने हाथ बढ़ाकर अपने कप में गरम गरम चाय उंडेली, फिर नज़रें उठाकर उसे देखा। जब कोई बहुत बातें करने वाला इंसान खामोश हो जाए ना, बहुत अजीब सा लगता है। उस इंसान को खुद भले कुछ भी बदला हुआ ना लगे, मगर जो उसके साथ एक ज़िंदगी गुजार चुके हों वो ज़रूर उनके उस बदलाव से बेजार होने लगते हैं। इसीलिए तुम जब तक बोलती रहती हो पटर पटर, जब तक तुम्हारी ज़ुबान चलती रहती है, मैं मुतमईन रहती हूँ कि अमल ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई बात, कोई जुमला या फिर कोई छोटा सा भी सानेहा तुम्हें नागवार गुजर जाए तो तुम एकदम से बिल्कुल खामोश हो जाती हो, एक तरफ, सबसे अलग थलग। वो लबों को काटती सर झुकाए उनकी बातें सुनती रही। उसके नाजुक से वजूद के शफ़ाफ आईनों में गहरी दरारें पड़ने लगी थी। कैसे वो सबको मुतमईन कर पाएगी कि वो ठीक है? या अल्लाह, उसका दिल बहुत बोझ तले दबने लगा था। सांस लेते यूं लगता था गोया कोई सीने को शिकंजे में लेकर उसका गला घूंट रहा हो। अच्छा, ऐसा है? अंदर मचती तोड़ फोड़ के बरक्स मुस्कुराता चेहरा उठाया तो आंखें खामखा भीग गईं। फिर देखिएगा कि मैं कितनी बातें करती हूँ। इतनी बातें करूँगी आपको और बाबा को, इतने किस्से कहानियाँ सुनाऊँगी कि आप दोनों मुझसे तंग आ जाएंगे और जवाबन मेरी जल्द अज जल्द शादी की दुआ मांगेंगे। वो कहकर हंसी तो दिल कुछ और ज़ख्मी हुआ। क्यों होता था ऐसा कि इंसान बहुत तकलीफ़ में हंसने की कोशिश करता है और उसका अंदर गहरे निशानों से भरने लगता है। उसके दिल पर भी निशान लगे थे जो जितने ज़्यादा होते उतनी ही अजियत देते। भला ये क्या बात हुई? माँ बाप कभी बेजार नहीं होते औलाद से, कभी तंग नहीं होते, भले औलाद कितनी ही नाफरमान क्यों ना हो। चाय का कप लबों से लगाते उसने शहद रंग आंखें उन पर जमाई थी। हाँ, भले औलाद कितनी ही नाफरमान क्यों ना हो, वालिदैन कभी उससे तंग नहीं हो सकते। क्या तुम्हें याद नहीं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अज़ाब आने के बिल्कुल आखिरी वक्त में भी अपने बेटे को दूसरी पहाड़ी से बुला रहे थे? आखिरी वक्त तक उनका दिल अपनी औलाद के साथ अटका था, अगरचे वो नाफरमान था, अल्लाह का इनकार करने वाला था। इतने बड़े जुर्म के बावजूद भी वो उसे बुला रहे थे।
پناہ گاہ کی جانب، اللہ کے عذاب سے اللہ کی رحمت کی جانب۔ مگر عمل، ان کی اداس سی آواز پر اس کا دل کروٹیں لینے لگا۔ کچھ لوگ نہیں مانتے، کبھی نہیں مانتے، مگر میں ایک ماں ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں نوح علیہ السلام کی تکلیف کو۔ والدین تو ایسے ہی ہوتے ہیں عمل، نافرمان سے نافرمان اولاد کو بھی گلے لگا لیتے ہیں، مگر کچھ اولادیں اچھی بھی ہوتی ہیں بی جان۔ میں آپ کی اچھی اولاد بنوں گی، میں آپ کو اور آغا جان کو کبھی مایوس نہیں کروں گی بی جان، کیونکہ کچھ اولادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتی ہیں، اور وہ بھی آخری وقت تک اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگتی ہیں بی جان۔ اس نے ان کی جانب محبت سے دیکھتے کہا تو بی جان نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر کر اسے سکھی رہنے کی دعاؤں سے نوازا۔ بڑی بی بی، وہ باہر آپ کو کوئی بلا رہا ہے۔ نوراں کی بات پر بی جان نے اس کا سر تھپکا اور پھر اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ خالی خالی سی بیٹھی رہ گئی۔ باہر سبزہ زار پر قمیص شلوار میں ملبوس ایک درمیانی عمر کا آدمی بی جان کے سامنے کھڑا ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ تو فرید کہاں ہے؟ بڑی بی بی، میں بتا تو رہا ہوں کہ وہ 1 مہینہ کام پر نہیں آ سکے گا۔ اس کی بیوی کی طبیعت اب پہلے سے خاصی خراب رہنے لگی ہے، لیکن وہ اس عزت کی روزی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے مجھے 1 مہینے کے لیے اپنی جگہ کام پر بھیج دیا۔ بڑی بی بی، ہم غریب لوگ ہیں، ہم پر رحم کریں بڑی بی بی، فرید کا کوئی بھی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ بی جان کو بے طرح اس دیہاتی پر، بے بسی پر اس کی ترس آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کر لو اس کی جگہ کام، لیکن پھر 1 مہینے کے اندر اندر فرید یہاں پر چاہیے مجھے، ٹھیک ہے؟ جی بی بی جی، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تو بی جان نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ اسی پل عمل داخلی دروازے سے نکل کر باہر سبزہ زار کی طرف بڑھی۔ دور کیاریوں میں لگے بیشتر رنگ برنگے پودے اس کا شوق تھے۔ بہت زیادہ خوشی یا پھر بہت زیادہ تکلیف دہ لمحات میں وہ ان کے پاس ضرور آتی تھی۔ اس کا سیاہ فراک ہوا کے باعث پیچھے کی جانب پھڑپھڑا رہا تھا، اور جھک کر کسی گلاب کی خوشبو کو محسوس کرتے سمے اس کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر جھولنے لگی۔ دور اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھتی شازیہ کا حلق تک کڑوا ہو چلا تھا۔ دل میں نفرت کے وہ غبار پکنے لگے تھے جو سب کچھ تباہ کر دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ اپنی سیاہ کاریوں کو ایسے کسی کے منہ سے سن کر جو ذلت اس نے اٹھائی تھی، وہ اس ذلت کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ تم دیکھنا عمل کہ میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اس نے کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور پھر شکیلہ کو اپنے کمرے سے آواز دی۔ اگلے ہی پل شکیلہ اس کے گھٹنے سے لگی بیٹھی تھی۔ تمہاری چھوٹی بھابھی کا کیا حال چال ہے؟ شکیلہ نے بے طرح حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ شازیہ نامی لڑکی اس کے گھر والوں کا پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہی جس نے کبھی ملازمین کو ایک ذلیل مخلوق سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ جی بی بی، وہ تو ٹھیک ہے وہ۔ ویسے اتنے کام کرتی ہو تم، انسان سے اپنے گھر کا کام نہیں ہوتا اور تم یہ پوری حویلی سنبھالتی ہو، اوپر سے اس غربت نے مت ماری ہوئی ہے آدھی دنیا کی تو۔ شکیلہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہیے، اسی لیے زور زور سے سر ہلانے لگی۔ میں تمہاری تنخواہ سے زیادہ دوں گی تمہیں شکیلہ، لیکن پھر اس کے بدلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ بولو، کرو گی نا کام؟ دیکھو، میں نوراں کو بھی کہہ سکتی تھی، لیکن تم زیادہ قابل بھروسہ ہو میرے لیے۔ جی بی بی، آپ کہیے کیا کام ہے؟ اس نے بے ساختہ اس کے گھٹنے دبائے تھے۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری عمل بی بی ولی سرکار کو پسند کرتی ہیں؟ شکیلہ کی گویا آنکھیں پھٹ کر باہر گرنے کو ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ سوکھتے گلے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ شازیہ اب رازداری سے جھک کر اسے کچھ کام سمجھا رہی تھی۔ سبزہ زار پر کھڑی کومل ہاتھوں سے پھولوں کی نرمی کو چھو کر محسوس کرتی عمل اس سب سے بے خبر اپنے دل کے کانٹے نکال نکال کر پھولوں کے پہلوؤں میں رکھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک لمحے کو ٹھٹک کر سیدھی ہوئی۔ کسی کی نظریں اپنی پشت پر اسے محسوس ہوئی تھی۔ ریشمی چٹیا سے نکلتی لٹوں کو دھڑکتے دل کے ساتھ چہرے سے ہٹاتی وہ جیسے ہی پلٹی، دور کھڑے ولی سے نظریں جا ملی۔ آس پاس لہلہاتی ہوا پل بھر کو گویا ٹھہر سی گئی تھی۔ جھولتے پھولوں نے سبزہ زار پر پنپتے معطر سے جذبے کو محسوس کر کے سر اٹھایا۔ لمحے ساکت ہو گئے تھے، دھڑکنیں تھم گئی تھیں۔ چلتا پہر ٹھہر جائے تو محبت ہو جایا کرتی ہے۔ زندگی میں کوئی ایسا تو ہوتا ہی ہے کہ جس کی موجودگی میں بھاگتے لمحے تھم سے جاتے ہیں۔
सांसें रुकने लगती हैं और मोहब्बत किसी रोशनी की तरह हर जाविये से गिरकर चमक रही होती है। याद रखिए कि ठहरे हुए लम्हे ही मोहब्बत को ज़िंदगी दिया करते हैं, उन्हें रोक लिया करते हैं। वो दोनों भी रुक गए और फिर उसने देखा कि वली कदम कदम चलता उस तक आ रहा है। उससे पलकें झपकाना मुश्किल हुआ। ऊंचा सा वली उसकी तरफ आ रहा था। अमल बगैर किसी जुम्बिश के साकित खड़ी रही। उसे लगा वो हिली तो सारे लम्हे बहती हवा में तहलील हो जाएंगे। चंद कदमों के फासले पर वो रुक गया था। निस्वारी आंखें जो अब हरदम बहुत स्पार्ट रहने लगी थी, उस समय किसी जज्बे के सहर में कैद लगती थी। क्या मुझे बताना चाहिए कि वो जज्बा कौन सा जज्बा है? कैसी हैं आप? धीमे लहजे का इस्तफसार, नर्म नज़रों का इर्तकाज़। अमल टूटने लगी थी। ठीक हूँ, जिंदा हूँ, देखें। हर लफ्ज़ गोया वली के दिल में खुब सा गया था। क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? उसने जैसे थक कर उससे पूछा। कैसी बातें करती हूँ मैं? ऐसी तकलीफ़ देने वाली बातें। अच्छा, सही, आप ये सब करें तो जस्टिफाइड, लेकिन अगर मैं ऐसी बातें करूं तो ये दुरुस्त नहीं। ज़बरदस्त किस्म की जजमेंट है वैसे आपकी वली। मैं ये नहीं कह रहा बीबी, आप जो भी कहें मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है, समझे आप? मैंने कहा था ना आपसे कि मैं मर चुकी हूँ आपके लिए। फिर क्या चीज़ है जो आपको एक बार से फिर यहाँ तक खींच लाई है? उसकी आवाज़ फटने लगी थी, मगर वो रोई नहीं। जब से शहद रंग आंखों में गुलाबी सा पानी चमकने लगा। एक बात कहनी थी आपसे बीबी। उसके तेज़ लहजे के बरक्स उसका लहजा बहुत धीमा था। सुन रही हूँ मैं, उसने बेरुखी से कहकर चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया। वली उसे चंद पल देखे गया। मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा अमल बीबी, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हिफाजत करूँगा आपकी। इसीलिए आप बेफिक्र होकर अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करें। किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई गम, कोई तकलीफ़ आपके करीब नहीं आने दूंगा मैं। ये वादा है वली अहमद का आपसे। एक झटके से उसने अपना चेहरा उसकी जानिब फेरा था। लेकिन मुझे आपकी इस सारी झूठी सच्ची कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है वली। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आती आपकी। एक तरफ कहते हैं कि नफ़रत करो मुझसे, मेरे दिए गए तोहफ़ों को कचरे के डब्बे में फेंकते, एक पल भी रहम नहीं खाते, लोगों को बेतनाई के इन अज़ाबों से गुजारते हैं कि जिनसे रूह तक बिलबिला उठे। मगर फिर भी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं कि जिसकी वजह से आपसे मोहब्बत हो जाती है? क्यों करते हैं आप ऐसी बातें कि जिससे ना चाहते हुए भी दिल आपकी जानिब हमकने लगता है? सब आपको आपके इस जुल्म पर माफ़ कर सकते हैं वली, लेकिन मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। खराश ज़दा सी आवाज़ में तेज़ी से बोलकर वो अब हाँफने लगी थी। गहरे गहरे सांस लेती उसे नफ़रत से देखने लगी थी कि जिसने उसे इस हाल तक पहुँचाया था। अगर मैं माफ़ी मांगूं, क्या तब भी आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं माफ़ करूँगी आपको मैं। सारी ज़िंदगी भी माफ़ी मांगते रहेंगे ना, तब भी माफ़ नहीं करूँगी आपको, कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं आपको। उसे लगा कि उसका दिल दर्द से फट जाएगा। वली की निस्वारी आंखों में तकलीफ़ सिवा होने लगी थी। चलें, खैर हो गई। जहाँ सारी दुनिया माफ़ नहीं कर रही, आप भी माफ़ ना करें। वैसे मैं काबिल भी इसी के हूँ। आप ठीक करेंगी, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए आपको। उसे देखते देखते वो आहिस्ता से पीछे जाने लगा था। अमल की आंख से आंसू फिसला। फिर वो मुड़कर लंबे लंबे कदम भरता गाड़ी में जा बैठा। अगले ही पल पोर्च सुनसान पड़ा था और उसकी धूल उड़ाती गाड़ी गांव के कच्चे रास्तों पर दौड़ रही थी। अमल ने बेख्तियार साथ रखी कुर्सी थामी थी। उसके कदमों से जान लम्हा ब लम्हा खत्म हुए जा रही थी। माँ जी, ये बाबा कहाँ हैं? सुबह से नज़र नहीं आ रहे मुझे। हाशिम ने उनके कमरे में झांकते हुए पूछा तो निगार ने सर उठाकर उसे देखा। पता नहीं, जाते वक्त कह रहे थे कि किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ शहर। तुम्हें नहीं बता कर गए? नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं की उन्होंने। खैर, मैं फ़ोन करता हूँ उन्हें, फिर बताता हूँ आपको। वो उलझकर जेब से फ़ोन निकालता वापस मुड़ा और फिर नंबर डायल करता तेज़ी से ज़ीने उतरने लगा। दूसरी जानिब वली की धूल उड़ाती गाड़ी उस वक्त एक सुनसान से डेरे के पास रुकी थी। स्याही में डूबा डेरा हर जानिब से अजनबी था। ये गांव से कदरे फासले पर एक वीरान जगह पर बना कदीम तर्ज का हेडक्वार्टर था।
जिसे पिछले वक्तों में टॉर्चर सेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उसने एक पल को तारीकी में डूबे डेरे को देखा और फिर करख सा चेहरा लिए गाड़ी से उतरा। अंधेरे में जाने पहचाने रास्तों पर कदम उठाते उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। शायद वो इन सब रास्तों का आदी था। बाबा वली क्या करने वाला है? असगर ने चाय का कप हसन के सामने रखते हुए फिक्रमंदी से पूछा तो वो दूर किसी गैर मरई नुक्ते को देखते मुस्कुरा दिए। वली इन सब की चमड़ियां उधेड़ने वाला है असगर। उसने लोहे के जंग-आलूद दरवाजे को धकेल कर खोला तो वो अजीब सी आवाज के साथ खुलता चला गया। असगर ने चाय का कप हसन के सामने रखते हुए फिक्रमंदी से पूछा तो वो दूर किसी गैर मरई नुक्ते को देखते मुस्कुरा दिए। वली उन सब की चमड़ियां उधेड़ने वाला है असगर। उसने लोहे के जंग-आलूद दरवाजे को धकेल कर खोला तो वो अजीब सी आवाज के साथ खुलता चला गया। ऊपर से गिरती रोशनी ने नीचे तहखाने को जाते जीनों को आधा मुनव्वर कर दिया था। ऐसे के शुरू की सीढ़ियां दिखाई देती थीं और बाकी की अंधेरे में डूबी लग रही थी। हाशिम बहुत खतरनाक है बाबा, वली को ठीक से समझा दिया था ना आपने। उसकी परेशानी सिवा होने लगी। हसन ने गहरा सांस लेकर उसे देखा। क्या तुम्हें लगता है असगर कि मुझे वली को ये बताने की ज़रूरत है? असगर उनकी बात पर चंद लम्हों को खामोश सा हुआ। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदमों से तारीकी में डूबे जीने अबूर किए और फिर एक तवील सहरज़दा सी राहदारी में आगे ही आगे बढ़ता चला गया। तवील राहदारी के आखिरी सिरे पर कोई रोशनी सी थी जो जगमगा रही थी, अजीब मध्यम सी जर्द रोशनी। राहदारी के आगे एक बड़ा सा कमरा था। दरमियान में लगी कुर्सी पर एक वजूद मध्यम रोशनियों में नीम वाज़े सा था। उस इंसान के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और गर्दन एक ही जाविये पर रखने के बाइस अब के झुका रखी थी उसने। वली ने एक कदम एक जानिब को बने छोटे से तारीक कमरे की जानिब फेरे। दरवाज़ा खोलकर देखा तो मध्यम रोशनी में सामने बैठे जानवर के बाल एक लम्हे को चमके थे। अपने मालिक को देखते ही कुत्ता एकदम उठकर खुशी से दुम हिलाने लगा था। भौंक कर उसने शायद उसको खुशामदेद भी कहा था। वली कदम कदम चलता उस तक आया, फिर झुककर उसका गला पट्टे से आज़ाद किया और उसे अपने साथ लगाया। कुत्ता अब के उसके चेहरे पर प्यार कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए उसके बाल सहलाए और फिर उसका पट्टा हाथ में पकड़े उसे बाहर ले आया। एक जानिब उसे बांध कर उसने आगे बढ़कर दरमियान में झूलते बल्ब को रोशन किया तो एक पल को गर्दन झुकाए शख्स ने बेख्तियार चेहरा उठाया और फिर तकलीफ से आंखें चुंधियाईं। वली ने उसके ऐन सामने कुर्सी रखी और फिर टांग पर टांग रखे बैठा। वो अब आंखों पर पड़ती तेज़ रोशनी को बमुश्किल सहार कर आगे वाले को देख रहा था और जैसे ही उस पर वली का चेहरा वाज़े हुआ, किसी ने उसका सांस तक रोक दिया था। आज सब कुछ वैसा ही था, बस वली ने जगहें बदल दी थी। कल जिस जगह पर वली था, आज उसी जगह पर हुसैन था। आज सब कुछ वैसा ही था, बस वली ने जगहें बदल दी थी। कल जिस जगह पर वली था, आज उसी जगह पर हुसैन था। तो क्या कुदरत के इंतकाम का उल्टा चक्कर शुरू हो चुका था? क्या अमाल वाकई पलट आते हैं? क्या इतनी जल्दी पलट आते हैं? इससे भी जल्दी पलट आते हैं? क्या तुम जानते हो हुसैन कि कुत्ते कभी भी कुछ नहीं भूलते? और एक पल को हुसैन की नज़रों ने उसके पीछे बंधे भौंकते कुत्ते की जानिब तक का सफ़र तय किया तो उसकी रगों में गर्दिश करता सारा का सारा खून जम गया। तुम भूल गए हुसैन, लेकिन मैं नहीं भूला और ना ही मैं तुम्हें वो सब भूलने दूंगा। अब तुम भी देखोगे कि वली क्या बन चुका है। उसने उठकर कुत्ते को पट्टे से आज़ाद किया और फिर हुसैन को बेयकीनी से मरता हुआ छोड़कर दरवाज़ा बंद करता बाहर की जानिब बढ़ गया। स्याह पड़ती रात में आज हुसैन का बाब हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाला था।